हाँ चलता तो है ही है वैसे। ठीक है, तो उधर लेट हो जाता है तो उधर भी लेट हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो शुरू करते हैं। तो हम लोग देखो, मेजर इंट्रोडक्शन इससे पहले पढ़ा था हमने। वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, क्या क्या चल रहा था उस टाइम पर। आज हम लोग डिटेल में पूरा जो एनसीईआरटी है उसके जो टॉपिक्स हैं उसको कवर कर लेंगे। ठीक है। तो हम लोग एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज नहीं चल रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी के टॉपिक से ही पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाहर से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है। और बाकी जो एडिशनल बताने की ज़रूरत है वो भी बता ही दे रहा हूँ मैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट जो क्लास था वो इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि 1857 का रिवोल्ट कोई भी ऐसा रिवोल्ट नहीं था जो अचानक से हो गया, है ना। कोई प्री प्लान्ड रिवोल्ट नहीं था ये हमेशा से, मतलब कई सौ सालों से, जब से प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, उसके बाद से बक्सर 1764, उसके बाद से लगातार 100 सालों से जो गुस्सा बना हुआ था लोगों के अंदर ब्रिटिश पॉलिसीज को लेकर के। इससे पहले हमने चैप्टर्स में देखा था कि कैसे उस उनकी परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट वगैरह, और कैसे एग्रीकल्चर पॉलिसीज थी, कैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज थी, ये सारी बातें हमने की थी। उसने लोगों के अंदर ऑलरेडी गुस्सा बना के रखा हुआ था ऑलरेडी। पीपुल वर इनरेज, वो गुस्से में थे। अब बारूद का ढेर लगा हुआ है, एक चिंगारी चाहिए। ठीक है। अब वो चिंगारी आई 1857 रिवोल्ट के नाम पर। ठीक है। उससे पहले सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हमने देखा था। तो ब्रिटेन की पॉलिसीज तो जिम्मेदार थी ही लोगों के मन में गुस्सा बनाने के लिए। ठीक है। सर प्रणाम। प्रणाम बेटा। तो ब्रिटेन की पॉलिसीज तो जिम्मेदार थी लोगों के मन में गुस्सा बनाने के लिए, साथ ही साथ दो सिस्टम और थे, सब्सिडरी अलायंस का और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का। मेजरली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था इस रिवोल्ट में, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से ही जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो ब्रिटेन के खिलाफ खुले में आकर के लड़े और रिवोल्ट हुआ। जैसे अगर हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई की, तो उनका भी राज्य झांसी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर ले लिया गया था। लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसमें यह कहा गया था कि अगर आपका कोई बायोलॉजिकल एयर या आपका खुद का बेटा नहीं है तो वो उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। ऐसे में राज्य संभालने वाला कोई होगा नहीं, और जब राज्य संभालने वाला कोई नहीं होगा तो आपका राज्य हमारे अंदर आ जाएगा। तो झांसी भी ऐसे ही उन्होंने ले लिया था। साथ ही साथ अवध भी उन्होंने ऐसे ही ले लिया था। अवध में वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कादिर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मिस मैनेजमेंट का नाम देकर के, मैल एडमिनिस्ट्रेशन का नाम देकर के, क्योंकि अब उनके पास कोई रीजन नहीं था। अब वो ये नहीं कह सकते नहीं नहीं आपको कोई बेटा नहीं है तो इसलिए हम आपको राज करने नहीं देंगे, हम राज अपने पास हड़प लेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पे। लेकिन अवध बहुत जरूरी था, अवध रिच था, पैसे वाला था, अवध चाहिए ही चाहिए था। ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी ने ही कहा था कि अवध इज अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ समडे। एक चेरी की तरह है जो हमारे मुंह में या हमारे अंदर आएगा ही आएगा एक दिन। क्यों? क्योंकि अवध हमको चाहिए किसी भी हाल में। तो अवध कैप्चर किया उन्होंने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर ही नाना साहेब कानपुर वाले जो थे उनको भी मना कर दिया था। पेंशन दे रहे थे, है ना। नाना साहेब को हर साल 80,000 पाउंड मिला करता था एज पेंशन फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट कह लो या ईस्ट इंडिया कंपनी कह लो, तो कंपनी वाले इनको 80,000 पाउंड हर साल देते थे पेंशन के रूप में। नाना साहब जो कानपुर से लीडर थे, पेंशन रोक दी। क्यों रोक दी? कहने लगे कि आप मराठा के असली बेटे हो नहीं, बाजीराव द्वितीय जो बाजीराव सेकंड थे उनके आप एडॉप्टेड बेटे हो, आपको गोद लिया गया है। अगर आप उत्तराधिकारी हो ही नहीं, अगर आप बायोलॉजिकल बच्चा हो ही नहीं, तो हम आपको पेंशन काहे दे? पेंशन रोक दी। झांसी भी हड़प लिया, अवध भी हड़प लिया। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी 1857 के रिवोल्ट में। इसके अलावा सब्सिडरी अलायंस था, राजा की आर्मी छीन ली, अपनी आर्मी रख दी। अब उस आर्मी का खर्चा भी राजा उठाए, और राजा बिना आर्मी के परमिशन का ना कोई एग्रीमेंट कर सकता है, ना ही वॉर डिक्लेयर कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। यह था सब्सिडरी अलायंस। इन दोनों ने बांध दिया था लीडर्स को, तो उन्होंने और खुल के सामने आकर के प्रोटेस्ट किया था।
इसके अलावा इमीडिएट रीजन क्या था? इमीडिएट रीजन का मतलब कि वो फटा कैसे? वो चिंगारी क्या थी? वो चिंगारी थी एक रूमर, एक अफवाह। ठीक है। कौन सी अफवाह थी? यही कि जो इनफील्ड राइफल .303, एक नई राइफल इंट्रोड्यूस की थी इनफील्ड नाम से। वही एनफील्ड जो बुलेट बनाती है, गाड़ी, वही एनफील्ड कंपनी थी। उसी ने राइफल्स बनाए थे। तो उसमें ये बोल दिया गया था कि जो उसकी जो गोलियां हैं उसको आपको चबा के फिर लोड करना पड़ता है, और जब आप चबाओगे उसको तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें गाय और सुअर का मांस मिला हुआ है। गाय हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है, उसका मांस वर्जित है, इट इज प्रोहिबिटेड। और सुअर इस्लाम में हराम माना गया है, सुअर का मांस नहीं खाते। ठीक है, तो दोनों का धर्म नष्ट हो जाता अगर गाय और मांस का हो जाता। तो एक रूमर था, एक अफवाह थी, एक अफवाह फैल गई थी। क्योंकि अफवाहें फैलना भारत में बहुत बड़ी बात नहीं होती है, अफवाहें फैलना हमारे यहाँ बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी अफवाहें फैल जाती है ना। तो ये एक अफवाह थी। अफवाह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सॉलिड एविडेंसेस या बहुत कंक्रीट एविडेंस या कोई ऐसी पॉलिसी ब्रिटिश की मिलती ही नहीं है जहां पे ब्रिटेन सरकार ने ऐसा किया। ब्रिटेन सरकार ने कभी ऐसा किया हो, इसका कोई सबूत नहीं मिलता। हाँ, अफवाह जरूर मिलती है कि हाँ अफवाहें फैली थी, तो अफवाह फैली और अफवाह से हो गया। चिंगारी अफवाह से लगी थी, लेकिन बारूद पहले से मौजूद था, गुस्सा लोगों के अंदर पहले से मौजूद था। और अफवाह पे गुस्सा क्यों आया? क्योंकि लोग ऑलरेडी देख रहे थे कि हमारे धर्म को छीन करके कैसे क्रिश्चियनिटी फैलाने की कोशिश हो रही है। ये बात भले ही झूठी रही हो कि गाय और सूअर का मांस है बुलेट में, ये बात भले ही झूठी रही हो, मान सकते हैं एक तरफ को, लेकिन जो उनकी भावनाएं आहत हुई, ये झूठी नहीं थी। क्यों झूठी नहीं थी? क्योंकि इससे पहले भी ब्रिटेन ऐसे ही कदम उठाता रहा था जिससे उनके फीलिंग्स हर्ट हो या उनके रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो, क्रिश्चियनिटी को फैलाने की बात हो, है ना, कन्वर्जन की बात हो, या मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण के नाम पर अ, हिंदू धर्म में इंटरफेरेंस की बात हो, हस्तक्षेप की बात हो, ये सारी चीजें भी कर रहा था ना ब्रिटेन। ठीक। 1857 के जो युद्ध था उसके ठीक पहले, 20-30 साल पहले, विडो रिमैरिज खत्म की गई थी, सॉरी, सती एबॉलिश की गई थी, जिसके पीछे राजा राम मोहन राय का भी काफी बड़ा हाथ था। वो एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे, उनकी मदद से सती को एबॉलिश किया गया था 1829 में। ये सती अब नहीं होगी, भारत में गैर कानूनी साबित कर दी गई है। ठीक है। तो उस टाइम पे लोग ऐसे मान्यताओं वाले थे जो सती को सही माना करते थे धर्म के हिसाब से। आज अगर आप बात करेंगे किसी सती प्रथा की, तो आपको लगेगा कि हम लोग कैसी बातें कर रहे हैं, अमानवीय बातें कर रहे हैं, इलीगल बात कर रहे हैं, या 500 साल पुरानी बात कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम पर सती को लोग सही माना करते थे धर्म के हिसाब से। आज भी बहुत सारे धर्म में ऐसी चीजें सही माना जाता है, और आज से 100 साल बाद पता चलेगा यार वो तो गलत थी। ऐसे 1700 में सती सही मानी जाती थी, 200 साल पर बाद पता चला यार वो तो बड़ा गलत काम कर रहे थे हम लोग। और ये होगा कि आज हम लोग जो कर रहे हैं धर्म के नाम पे, 100 साल बाद उससे लोग सोचेंगे यार हम लोग क्या कर रहे थे। ठीक है, तो वो टाइम के साथ चीजें बदल जाती हैं। तो लोगों को लगा यार हमारे धर्म में इंटरफेरेंस हो रहा है। और विधवाओं की पूरा रीमैरिज भी अलाउड नहीं थी, विडो रीमैरिज अलाउड नहीं थी कि विडो रीमैरिज करे। उसको भी ब्रिटेन ने कर दिया कि नहीं, विडो रीमैरिज करेगी। तो उसको लोगों को लगा यार हमारा धर्म का हिस्सा है, धर्म में इंटरफेरेंस हो रही है। हम्म। तो रूमर तो झूठ हो सकता है, लेकिन जो फीलिंग्स हर्ट हुई, सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, वो उसके लिए एक वजह थी। वजह यही थी कि जो लगातार रिफॉर्म करने की कोशिश की जा रही थी, बदलने की कोशिश की जा रही थी हिंदू धर्म को, चाहे वो सती प्रथा रही हो या विडो रिमैरिज रहा हो, जो भी रहा हो। तो लोगों को विश्वास करने का एक कारण था, एक रीजन था उनके पास बिलीव करने का कि हाँ ऐसा है। ठीक है। बाकी रूमर फैला कैसे? एक एक खलसी जात का, खलसी बोलते हैं उनको, खलसी मतलब एक शेड्यूल कास्ट होती है ना, तो सो कॉल्ड नीची जात होती है। तो वो एक दिन गया था किसी ब्राह्मण सोल्जर के पास,
और उनसे कहा, ब्राह्मण सोल्जर से कहा कि मेरे को अपने लोटे से पानी पीने दो। ब्राह्मण सोल्जर ने मना कर दिया। फिर खलसी बोला कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें गाय और सुअर के मांस की बुलेट काटनी पड़ेगी। और उसके बाद ही नई राइफल्स इंट्रोड्यूस कर दी गई। तो रूमर फैला ही हुआ था कि ब्रिटेन ऐसा कुछ करने वाला है। ठीक है। और जब रूमर फैल गया तो लोगों को लगा वाकई में ऐसा सच है, और लोगों ने विद्रोह कर दिया। म्यूटिनी कहते हैं उसको। म्यूटिनी मतलब जब आर्मी के अंदर रिविलियन हो जाता है, रिवोल्ट हो जाता है, उसे म्यूटिनी बुलाते हैं। ब्रिटेन इसे म्यूटिनी की तरह देखता था, क्योंकि ब्रिटेन इसको, अरे अरे वो ऐसे ही बोला होगा, उसके बाद वो सच साबित हो गई होगी, तो लोगों को लगा वाकई में ऐसा कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है। तो म्यूटिनी की बात कर रहे थे, तो म्यूटिनी ब्रिटेन इसको म्यूटिनी बुलाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी इसको म्यूटिनी कहती थी। म्यूटिनी का मतलब है कि वो उसको छोटा दिखाना चाह रही थी। वो कह रही थी कि कुछ सैनिक बस बुरा गए हैं, बस कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया है बस। एक्चुअली में सैनिक का मैटर था ही नहीं। ये पूरे के पूरे देश का मैटर था, पूरे के पूरे 100 सालों का मैटर था, जो जितने भी 100 साल ब्रिटेन ने यहाँ पे बिताए थे, गुजारे थे, है ना। 100 सालों में जो भी किया था उन्होंने यहाँ पर। और सैनिक कौन था? सैनिक वॉज अ पीजेंट इन यूनिफॉर्म। सैनिक एक किसान ही था यूनिफॉर्म पहने हुए। जो किसानी छोड़ के कहीं और गया, वो बेसिकली किसान था। उसे पता था किसानी के साथ क्या हुआ है, कैसे रेवेन्यू बढ़ाया गया है, और कुछ कारण थे। ठीक है। और भी सैनिकों के अंदर तो गुस्सा मान लो धर्म को लेकर आ ही गया, जब अफवाह फैली गाय और सुअर के मांस वाले, काऊ और पिग फैट की। बाकी पॉलिसीज रही थी हमेशा से। धर्म के नाम पर जो मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही थी, क्रिश्चियनिटी फैलाने की बात हो रही थी, और लोगों को इंटरफेरेंस लगता था कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप हो रहा है, इंटरफेयर कर रहे हैं। जब सती हटाया गया, जब विडो मैरिज लाई गई, ये सारी बातें थी। साथ ही साथ एक और बात थी जो सैनिकों को हमेशा चुभा करती थी। वो ये कि जैसे ब्रिटिश सोल्जर्स को ट्रीटमेंट दिया जाता था, वैसा ट्रीटमेंट इंडियन सोल्जर्स को नहीं दिया जाता था। ठीक है। अगर सेम रैंक पे एक इंडियन सोल्जर है और एक ब्रिटिश सोल्जर है, रैंक सेम है अगर दोनों की, तो पैसा ब्रिटेन वाले को ज्यादा मिलता था, ब्रिटिश सोल्जर को ज्यादा मिलता था, और इंडियन सोल्जर को कम। बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन होता था इंडियन सोल्जर्स के साथ। ये बात भी उनको चुभती थी। और कोई भी इंडियन सोल्जर ज्यादा से ज्यादा सूबेदार बन सकता था, उससे ऊपर रैंक पे नहीं जा सकता था, है ना। तो डिस्क्रिमिनेशन था। क्या डिस्क्रिमिनेशन? बराबर के पैसे, बराबर का हक नहीं मिलता था। और दूसरा, ज्यादा से ज्यादा अगर कोई पोजीशन अटेन कर सकता था सूबेदार की, सूबेदार का मतलब बहुत बड़ी पोजीशन नहीं होती, सूबेदार के ऊपर भी लेफ्टिनेंट कैप्टन वगैरह होते हैं। तो आप सूबेदार बन सकते हो, यानी कांस्टेबल के ऊपर होता है सूबेदार। बस। तो बहुत बड़ी पोजीशन में नहीं ला सकते थे आप आर्मी में रह करके। तो इंडियंस को लगा हमेशा कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सोल्जर्स को। और उल्टा सीधा सुनना पड़ता था उनको। क्या क्या सुनना पड़ता रहा होगा, जरा सोचिए। अनसिविलाइज्ड, सैवेज, जंगली, और मूर्ख, व्हाइट मैन्स बर्डन, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता रहता होगा। ये सब भी गुस्सा भरा हुआ था। चारों तरफ से बस वजह ही थी ब्रिटेन को मार के भगाने के लिए। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं आपके शुरू के कुछ टॉपिक्स में। ठीक है। ये बेसिक आइडिया है पूरे रिवोल्ट का। इसके बाद हम लोग लीडर्स के बारे में भी पढ़ेंगे अलग अलग तरीके से। तो देखो, अ, कुछ चीजें लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन में। ठीक। उसके बाद हम लिखेंगे सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उसके बाद इमीडिएट रीजन क्या था। ये चार चीज अभी हम लिखते हैं। और रूमर्स क्यों फैले, ये पांच चीज है। पांच चीजें लिखनी है, कम से कम 10 या 15 मिनट लगेगा। ठीक है। अगर आप नहीं लिख रहे हो तो कम से कम बैठ के पढ़ लो। पढ़ने से क्या होता है ना, चीजें याद हो जाती हैं, ध्यान में आ जाता है सब कुछ। कोशिश कर लो, लिख लो। लिखने से, लिख लिख के पढ़ने से ना, अब तो मैं लिख लिख के नहीं पढ़ता, क्योंकि अब उतना जरूरत नहीं पड़ती है लिख के पढ़ने की। लेकिन जब आपकी एज में था मैं,
तो मैं हमेशा ही लिख के पढ़ता था, हमेशा। मैं कॉलेज में भी था तब भी, मतलब बीएससी कर रहा था तब भी मैं लिख के ही पढ़ता था, है ना। मतलब कुछ भी किताब से पढ़ रहा हूँ तो ऐसे लिख ले रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स नोट कर ले रहा हूँ, लिख ले रहा हूँ। या जो समझ में आया, अपनी अंडरस्टैंडिंग लिख लिया, हाँ मुझे इससे ये समझ आया, बस। सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ऐसे बना के नहीं बोल रहा हूँ, है ना। तो ये इससे क्या होता है कि अ, इससे चीजें ध्यान रहती हैं और याद हो जाती है, जल्दी मेमोरी शार्प हो जाती है। कोई बात नहीं बच्चा, तुम सुन लो बस मुझे, ठीक है। सुन लो, ध्यान से सुन लो, कहानी की तरह सुन लो। मान लो कि 1 घंटा कहानी सुन के आए हैं, बस कहानी ध्यान में रखो, क्या कहानी थी। इतना ही काम कर लो तब भी काफी है। तो मैं जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करूंगा, अगर आप लिख रहे हैं तो जल्दी लिख लीजिए, स्पीड में लिखिएगा थोड़ा। सर आज क्लास के बाद थोड़ा मोटिवेशन दे दीजिएगा। ठीक है। ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे लीडिंग अप टू 1847 या 1857 रिवोल्ट। लीडिंग अप टू का मतलब है कि हम लोग अब उस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, क्या क्या रीजंस थे। ठीक है। तो पीपल वर ऑलरेडी फेड अप एंड एंग्री। पीपल वर ऑलरेडी फेड अप एंड एंग्री विथ ब्रिटिश रूल। गुस्सा थे ब्रिटिश रूल के साथ, एंड इट्स एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज। और उसकी जो पॉलिसी है उसके बारे में हमने जाना था पिछले चैप्टर में, क्या क्या कर रहे थे वो लोग। ठीक है। वेदर इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, चाहे वो एग्रीकल्चर की बात हो, चाहे वो इंडस्ट्री की बात हो। ठीक है। और रिलीजन, चाहे वो धर्म की बात हो, लोगों के अंदर गुस्सा था ब्रिटेन को लेकर के। ठीक है। ऑल्सो इट्स कैरेक्टर वॉज फॉरेन। एक सबसे बड़ी बात जो लोगों के मन में हमेशा बैठी ही थी, कि फिरंगी तो थे ही फिरंगी ही, मतलब वो तो थे बाहर के ही, है ना, फॉरेनर्स थे, अपने तो थे नहीं, तो वो दिमाग में बैठा हुआ था उनके। तो उसको लेकर भी गुस्सा रहता था। ऑल्सो इट्स कैरेक्टर वॉज फॉरेन। ठीक है। तो स्टॉक पाइल, स्टॉक पाइल का मतलब इकट्ठा हुआ था। द स्टॉक पाइल ऑफ गन पाउडर वॉज प्रेजेंट। ये लाइन काफी अच्छी है, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ उसको, कि बारूद का ढेर बना हुआ था, एक चिंगारी की जरूरत थी, ओनली a spark was needed। और वो स्पार्क मिल गया जब सोल्जर्स ने विद्रोह कर दिया। ओनली a spark was needed। which came in the form of which came in the form of ठीक है, सोल्जर्स रिवोल्ट। सोल्जर्स रिवोल्ट जो किस फॉर्म में आया, सोल्जर्स रिवोल्ट के फॉर्म में आया, तो ये हुआ था। ये तो हमने इंट्रोडक्शन जान लिया कि पहले से गुस्सा था, बाद में फिर ये हो गया, वैसा हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि खेतों में जो हाई रेवेन्यू था, इंडस्ट्री जो बर्बाद कर रहे थे, सिर्फ अपना
हमारे यहाँ से सिर्फ रॉ मटेरियल ले जाना और वहां से पूरा का पूरा प्रोडक्ट भेजना, हमारी इंडस्ट्री खराब करना ताकि कंपटीशन खराब खत्म हो जाए ब्रिटेन के लिए, धर्म में हस्तक्षेप करना, ये सारी बातें, चाहे वो सती का मामला हो, चाहे विडो रीमैरिज का मामला हो, या चाहे क्रिश्चियनिटी फैलाने का मामला हो। ठीक है, ये सारी बातें थी। इसके अलावा दो चीजें और थी। कौन कौन सी? सब्सिडरी अलायंस सिस्टम और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो अपार्ट फ्रॉम दीज रीजंस, apart from these reasons, subsidiary alliance system subsidiary alliance system मम्मी क्या कह रही थी? सब्सिडरी अलायंस, बुखार आ रहा है क्या उनको? These reasons, subsidiary alliance and doctrine of lapse also played an important role in outbreak. आउटब्रेक का मतलब स्टार्ट होना है या फूटना। तो आउटब्रेक मतलब स्टार्टिंग। इन आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट। ठीक है, कैसे? तो यहाँ पर हम दो डिवीजन करके समझते हैं। इधर लिखेंगे सब्सिडरी अलायंस, इधर लिखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो अंडर सब्सिडरी अलायंस, अंडर सब्सिडरी अलायंस, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ऐसे, अंडर सब्सिडरी अलायंस कौन लाया था? लॉर्ड वेलेस्ली, बाय लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड और बोलने का मन तो करता नहीं है इन लोग को, लेकिन ठीक है चलो। बाय लॉर्ड वेलेस्ली, द आर्मी ऑफ द किंग the army of the king was replaced by British army, was replaced by British army। राजा की आर्मी की जगह पे ब्रिटिश आर्मी रख दी। अब ब्रिटिश आर्मी का देख रेख कौन करेगा? राजा करेगा। जैसे अपनी आर्मी की तरह अपनी आर्मी का देखभाल करता है, वैसे ही राजा अब ब्रिटिश आर्मी का देखभाल करेगा। अब बिना ब्रिटेन के परमिशन के कुछ नहीं कर सकता राजा, तो एक तरह से उसको अपंग बना दिया, विकलांग बना दिया। सिमिलरली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर, DOL, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाय लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी ने लाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को। ठीक है, द किंग which did not have a natural या biological heir, the king which did not have a biological heir, जिसके पास खुद का बेटा ना हो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर, will lose his kingdom to Britain, वो अपना राज्य खो देगा और वो राज्य अंग्रेजों के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सर हाँ, सब ब्रिटिश को पता कैसे चलता था कि अडॉप्टेड है? क्योंकि ये बात तो पूरे मराठा किंगडम को पता रही होगी ना, और उस मराठा किंगडम में से बहुत सारे इन्फॉर्मर्स रहे होंगे ब्रिटेन को। ब्रिटेन के इन्फॉर्मर्स भी होते थे भाई, वो तो हर कोई वहां पर अपने फायदे के लिए काम कर ही रहा है। किसी ने बता दिया होगा अडॉप्टेड है। ब्रिटेन ने कहा तुम तो अडॉप्टेड हो, हम तुम्हें पेंशन नहीं देंगे, नाना साहब को। तो ये बात सर छुपाया नहीं सकता था कि नहीं, वो तो
उनकी जैसे क्या होता है कि अ, अब राजा कौन है क्या है वो तो पता चल ही जाता है ना यार। अब इतना सिक्रेसी नाम का कोई चीज नहीं होता था, इतना छुपा के वो क्या करते हैं, उनको थोड़ी पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब ब्रिटेन हम पे राज करेगा और हमारी पेंशन रोक देगा। तो सच्चाई तो पता ही रही होगी सबको कि हाँ, जैसे हम लोग को पता होती है लीडर्स के बारे में। मैं नहीं कह रहा हूँ सब पता होता है, लेकिन मैक्सिमम चीजें पता होती है हमें लीडर्स के बारे में। तो लोगों को पता रही होगी अडॉप्टेड है, ब्रिटेन को पता चला उसने पेंशन रोक दी। या हो सकता है बाजीराव सेकंड ने खुद बता दिया हो कि मैंने बच्चा अडॉप्ट किया था ये नाना साहब के रूप में, उन्होंने खुद गा दिया। बहुत सारे कुछ भी रीजन हो सकता है, इसका रीजन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन यही सब रीजन रहा होगा और क्या रहा होगा। और कैसे ही पता चलेगा, खुद बताया होगा तभी तो पता चला होगा, या किसी ने इन्फॉर्म किया होगा ब्रिटेन को। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। बोलो। तो इसका पैदा क्यों नहीं करते थे? थे, उनके बेटे थे, बाजीराव सेकंड के बेटे थे, लेकिन वो बाकी सब सरवाइव नहीं कर पाते थे। और इंसानों के साथ कभी कभी दिक्कत आती है ना, फर्टिलिटी उनकी नहीं ठीक होती है, वो बच्चे नहीं पैदा कर पाते। अगर सारे इंसान की फर्टिलिटी ठीक होती तो ये जो फर्टिलिटी क्लिनिक खोल के बैठे हैं मोहल्ले मोहल्ले में सब लोग, जो टेस्ट ट्यूब बेबी में बच्चे पैदा कर रहे हैं लैब में, वो क्यों खोले होते? तो फर्टिलिटी सबकी नहीं ठीक होती, फर्टिलिटी नहीं ठीक रही होगी, या बेटा रहा होगा खत्म, उम्र और गए होंगे। ये दोनों रीजन हो सकते हैं, इससे अलावा क्या रीजन? कुल मिला के हमको इतना पता है वो अडॉप्टेड बेटे थे, इतना हमको पता है, बाकी कुछ भी रीजन ना हो। तो हो सकता है लड़ते लड़ते टाइम न मिला हो। नहीं, ऐसा नहीं, टाइम बहुत होता है राजा के पास। राजा, कोई भी राजा जिंदगी में लड़ाई थोड़ी करता है ना। और लड़ाई रात में थोड़ी होती थी, दिन में ही होती थी लड़ाई, रात में लड़ाई नहीं होती थी। ठीक है। चलो, इमीडिएट रीजन क्या था, ये तो मान लो लॉन्ग टर्म रीजन की हम बात कर लिए। इमीडिएट रीजन क्या था, उस समय ऐसा क्या हुआ कि अचानक से फूट पड़ा गुस्सा? ठीक है। बा यहाँ पे आओ ना बाबू, थोड़ा सा ऊपर चलो। ये दिक्कत हो गई। चलो ठीक है, इतना ठीक है। इमीडिएट रीजन क्या था? इमीडिएट रीजन वही था कि राइफल की जो बुलेट है उसको चबा के फेंकना है, इसमें पावर पिक का फैट मिला हुआ है, उसमें गाय और सुअर का मांस मिला हुआ है। तो ब्रिटिश recently introduced एनफील्ड राइफल्स एनफील्ड राइफल्स और उसका जो .303, मतलब वो जो बुलेट की साइज होती है, डायमीटर होता है वो, एनफील्ड राइफल्स .303, इन विच, जिसमें द बुलेट्स वर टू बी लोडेड, जिसमें बुलेट्स को लोड करना था उनको काट करके, मतलब जो गोली है, गोली के ऊपर एक कवर है, अब उस कवर को काटना है, फिर गोली डालनी है। और उस वो जो कवर है वो गाय और सुअर के मांस से बना है, ऐसा अफवाह फैल गई। इन विच द बुलेट्स वर टू बी लोडेड आफ्टर चूइंग ऑफ, मतलब काट करके फेंकने से, द कैट्रिजेस, कैट्रिज मतलब वही कवर, कैट्रिज को काट करके बुलेट लोड करनी है ना। तो ये उसका सिस्टम था। अब रूमर क्या फैल गया, बट अ रूमर स्प्रेड दैट द बुलेट्स
या द कैट्रिजेस वर कोटेड विथ, द बुलेट्स वर कोटेड विथ, द बुलेट्स वर कोटेड विथ, cow and pig fat, है ना? This enraged the soldiers. This enraged the soldiers. इसको इसने लोगों को गुस्सा दिला दिया, सोल्जर्स को गुस्सा दिला दिया, which were already fed up, जो ऑलरेडी गुस्से में थे, which were already angry with रिलीजियस पॉलिसी ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन की जो रिलीजियस पॉलिसी है, क्रिश्चियनिटी फैलाने की बात है, कन्वर्जन की बात है, धर्म में हस्तक्षेप की बात है, कास्ट सिस्टम में हस्तक्षेप की बात है, या कह लीजिए कि सती में हस्तक्षेप की बात है, तो उन लोगों को गलत लग रहा था, वो लोग ऑलरेडी गुस्से में थे। और जब ये पता चला कि धर्म नष्ट किया जा रहा है गाय और सुअर का मांस मिला करके, तब तो पानी सर के ऊपर और संयम सीमा से बाहर, which were already angry with religious policy of Britain। हम्म। इसमें एक और लिख लीजिए कि ब्रिटिश सोल्जर्स को जो ट्रीटमेंट मिलती थी वो इंडियन सोल्जर्स को नहीं मिलती थी, तो इंडियन सोल्जर्स को हमेशा डिस्क्रिमिनेशन की भावना थी, तो वो भी गुस्सा उनके अंदर भरा ही हुआ था, सारा गुस्सा एक साथ ही फूटेगा, क्योंकि एक मौका चाहिए बस गुस्सा फूटने के लिए। तो इंडियन सोल्जर्स वर ट्रीटेड विद डिस्क्रिमिनेशन, इंडियन सोल्जर्स वर ट्रीटेड विद डिस्क्रिमिनेशन as compared to as compared to their British counterparts, as compared to their British काउंटरपार्ट्स। ब्रिटिश काउंटरपार्ट्स मतलब उनके जो अंग्रेज सोल्जर्स थे, उनके ही पोजीशन वाले, उनके मुकाबले कम ही पैसा मिलता था। ऑल्सो वर पेड लेस सैलरी, पैसा भी कम मिलता था, डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता था, अलग रखा जाता था उनको, घुल्ले मिलने नहीं दिया जाता था, तरह तरह की बातें सुनने मिलती थी। ठीक है। एंड द हाइएस्ट पोस्ट an Indian soldier could attain, the highest post an Indian soldier could attain was that of a Subedar, was that of a Subedar। एक सूबेदार ही बन सकता था इंडियन सोल्जर, उससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकता, है ना? और सूबेदार बहुत बड़ी रैंक नहीं होती, सूबेदार मतलब हवलदार के ऊपर, बस उससे ऊपर का नहीं होता सूबेदार। कैप्टन लेफ्टिनेंट की बात भूल जाइए। ये सब भी था, जो गुस्सा बनाया हुआ था। ठीक है। तो वाई डिड रूमर्स स्प्रेड, ठीक है, रूमर फैले क्यों, या वाई डिड पीपल बिलीव इन रूमर, वाई डिड पीपल बिलीव इन रूमर, भरोसा क्यों किया रूमर्स पे, बिकॉज दे हैड अ रीजन टू डू सो, उनके पास वजह थी इसमें भरोसा करने के लिए, विश्वास करने के लिए। क्या वजह थी? वो देखते आ रहे थे कैसे धर्म के साथ इंटरफेरेंस हो रहा है, ये सारी बातें आपको लिखनी है। सती को सब सही मानते थे, लेकिन सती को हटा दिया गया। ठीक है। लोग कहते थे कि विधवा की शादी नहीं करनी चाहिए, मैं इसी धर्म, हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ, लेकिन विधवा की शादी कराने लगे ब्रिटिश वाले। अब लोगों को लगा कि हमारे धर्म में भाई खिलवाड़ हो रहा है, हमारे धर्म की परंपरा रही है, हम तो परंपरा के साथ खिलवाड़ नहीं करने दे सकते।
कुछ गुस्से में रहे होंगे, कुछ मन अपना कचोट के, मन कसूट के पीछे हट गए होंगे। ज्यादा ज्यादा क्या ही कर सकते थे, गुस्सा करके बैठ गए। लेकिन वो अंदर ही अंदर दबा रहता है हमेशा। इसके अलावा क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन कन्वर्जन, ये सारी बातें तो लगातार चल ही रही थी। तो जब ये रूमर फैला, लोगों को विश्वास करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। इसके साथ साथ एक और रूमर फैला था, ये गाय और सुअर के मांस वाला तो था ही, कि गाय और सुअर का मांस को की कोटिंग की गई है और धर्म नष्ट करने के लिए, क्योंकि वो मुंह में लगेगा धर्म नष्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और रूमर फैला था कि जो आटा मिल रहा है बाजार में, उसमें गाय की हड्डियों का चूरा मिला हुआ है, बोन डस्ट, है ना। हड्डी को चूरा करके पाउडर बना करके आटे में मिलाया जा रहा है। अब ऐसा, तो देखिए, बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए। ब्रिटेन अगर कन्वर्जन करना भी चाह रहा है, धर्म नष्ट करना भी चाह रहा है, तो सीधे सीधे वो क्रिश्चियनिटी फैला रहा है, क्रिश्चियन मिशनरी को भेज रहा है, मॉडर्नाइज करना चाह रहा है, इंडिया के प्रोडक्ट्स को हटा करके ब्रिटेन का प्रोडक्ट्स लाना चाह रहा है, ताकि वो पूरी तरह से अंग्रेज हो जाए। तो वो सीधे कर रहा है, वो ऐसे पीछे से धर्म नष्ट करने की बात क्यों करेगा? लॉजिकल नहीं लगता ना। तो ज्यादा से ज्यादा लॉजिकली सोचो तो यही सुनाई पड़ता है कि ये तो रूमर ही रहा होगा, ये तो अफवाह रही होगी, क्योंकि ब्रिटेन तो सीधे सीधे कन्वर्जन कर रहा है, कन्वर्जन की बात है ना। वो तो धर्म ऐसे नष्ट कर दे रहा है, बचा क्या? तो सामने से धर्म नष्ट कर रहा है, उसको पीछे से धर्म करने नष्ट करने की क्या जरूरत है? अब वो आटे में हड्डी की पाउडर मिलाएगा, ये बात कुछ खत्म नहीं होती, तो ये रूमर ही लगती है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ये तो कोई वो करता, कोई क्या कहते हैं, षड्यंत्र वाला करता वो। और ब्रिटेन जिसके पास भारत का 2/3 हिस्सा है, 67% ऑफ इंडियाज लैंड डायरेक्ट कंट्रोल में है, उसको ऐसे करने की क्या जरूरत? और ऐसा कोई एविडेंस मिलता भी नहीं है, लॉजिकली भी नहीं सही लगता, कोई सबूत भी नहीं मिलता। तो मतलब सबूत का मतलब कि ब्रिटेन ने किसी पॉलिसी में लिख दिया हो, या किसी किसी स्पाई ने, गुप्तचर ने ये काम कर दिया हो, ये सब बातें भी नहीं सुनाई पड़ती कहीं पे। रूमर ही होता है ना, रूमर ही लगता है। ये भी एक रूमर था। ठीक है, तो लोगों ने रूमर में भरोसा किया क्योंकि उनके पास रीजंस थे, उनके पास कारण थे। धर्म से लगाव था, धर्म में हस्तक्षेप था। ठीक है, और ये जो रिवोल्ट है, ये जो विद्रोह है 1857 का, इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि इसकी क्या लिमिटेशंस थी, इसकी क्या कमियां थी, वो सारी बातें हम आगे जानेंगे। लेकिन इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। इसको पॉपुलराइज करने वाले और ये नाम देने वाले कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, विनायक दामोदर सावरकर थे। ठीक है, लिमिटेशन हम आगे पढ़ेंगे, अभी लिमिटेशन पे नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले 34th इन्फेंट्री बंगाल के एक सोल्जर मंगल पांडे ने इस ऑर्डर को मानने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस बुलेट को काटूंगा तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं अपने धर्म के खिलाफ नहीं जाऊंगा, और मैं इस बुलेट को नहीं काटूंगा। क्योंकि सब जगह बात फैल चुकी थी और सब यही सच मान रहे थे कि हाँ, बुलेट्स में वाकई में गाय और सुअर का मांस मिला हुआ। उन्होंने कहा कि मैं इस बुलेट को नहीं काटूंगा। उनके ऑफिसर ने कुछ उल्टा सीधा बोला होगा, कहा होगा अरेस्ट कर लो वगैरह वगैरह। तो वो गुस्से में आए, और गुस्से में उन्होंने अपनी बंदूक तानी, ऑफिसर के ऊपर चला दी और अपने ऑफिसर को मार डाला। उसके बाद अपने ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर को मारने के बाद उन्हें अरेस्ट किया गया, फिर उन्हें फांसी दी गई। तो पहला जो बिगुल फूका, पहला बिगुल फूकने वाले मंगल पांडे थे। उसके बाद जो पहली म्यूटिनी हुई या पहला रिवोल्ट हुआ, वो मेरठ में हुआ। मेरठ, दक्षिण उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां के सोल्जर्स ने रिवोल्ट किया, और रिवोल्ट करके पहुंचे बहादुर शाह सेकंड जाफर के पास, जो कि उस समय मुगल एम्परर हुआ करते थे। मुगल एम्परर नाम के थे, वो सिर्फ नाम के, उनके पास कोई पावर नहीं थी। अपने आप को सोल्जर्स से घिरा पा करके उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, वो ना नहीं कर सकते थे। वो इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे। ये बात हमको कैसे पता चलती है? ये बात हमको पता चलती है जब हम बाद में देखते हैं कि बहादुर शाह सेकंड जाफर खुद ब्रिटेन से मदद मांग रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए सोर्स लगवा रहे थे।
तो उन्होंने लीडरशिप क्यों एक्सेप्ट की? उन्होंने लीडरशिप एक्सेप्ट की प्रेशर में आकर के। सारे सोल्जर्स तलवार वार लेके उनके सामने खड़े हैं, घेर करके। वो कहते हैं नहीं, मैं लीडरशिप नहीं लूंगा। तो उनको भी अंग्रेज का चमचा और अ, अंग्रेज का नौकर बुला करके, गुलाम बुला करके उनका गला काट दिया गया होता उसी समय। उनको माननी पड़ी थी मजबूर। ठीक। तो कोई बहुत बहादुरी से उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। और वो ना तो उनके पास कोई पावर थी, वो खुद पेंशन पे जिंदा थे और बुढ़े हो चुके थे, तो बहुत एक्टिव भी नहीं थे पॉलिटिक्स में। मजबूरी में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मुगल एम्पायर क्यों? क्योंकि भले ही ब्रिटेन का राज रहा हो, लेकिन इंडियंस तब भी मुगल्स को ही अपना लीडर मानते थे, अपना शहंशाह, अपना बादशाह मानते थे। ठीक है। 57 के बाद तो पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई और पूरी तरह से मुगल चले गए, और इंडिया डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन या क्वीन के अंदर आ गया था। उस समय क्वीन विक्टोरिया हुआ करती थी। ठीक है। तो ये था, इतना हमको वो जानना था। दो चीजें बची थी, वो लिख लेते हैं। तो हमने देख लिया कि रूमर पे क्यों भरोसा किया, व्हाई डिड पीपल बिलीव इन रूमर। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात हम लिखेंगे, बिकॉज दे हैड रीजंस टू डू सो। पीपल हैड रीजंस टू डू सो। उनके पास वजहें थी इसको करने के लिए। ठीक है। क्या वजहें थी? Britain was already trying to modernize the Indian society. Britain was already trying to westernize, modernize नहीं कहेंगे। हम लोग मॉडर्न थे, हम लोग कोई बैकवर्ड नहीं थे, लेकिन हाँ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस लाने की बात होती है। तो ब्रिटेन वॉज ऑलरेडी ट्राइंग टू वेस्टर्नाइज इंडियन सोसाइटी, and for that Christianity was being spread. For that Christianity was being spread. क्रिश्चियनिटी फैला रहे थे वो लोग, क्योंकि मॉडर्नाइज वेस्टर्नाइज करने की कोशिश कर रहे थे। वेस्टर्नाइज क्यों करना चाहते थे पता है? ताकि उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सके इंडियंस। क्योंकि अगर वो अंग्रेजों की तरह हो जाएंगे तो अंग्रेजों की तरह रहन सहन आ जाएगा। अंग्रेजों का रहन सहन आ जाएगा तो अंग्रेजों का सामान इस्तेमाल करेंगे, तो उनका प्रोडक्ट बिकेगा, उनका प्रॉफिट होगा। इसीलिए। ठीक है। सती वॉज एबॉलिश्ड इन 1829। ठीक है। विडो remarriages were allowed. Widow remarriages were allowed. और हाँ, एक बात और, उस समय पे कास्ट की मान्यता थी, कास्ट सिस्टम की, जाति प्रथा की मान्यता ये थी कि अगर कोई समुद्र क्रॉस करता है ना, तो उसकी कास्ट लूज हो जाएगी। मतलब वो अपने कास्ट से बाहर हो जाएगा, वो अपनी जाति खो देगा। ही विल लूज हिज कास्ट एंड इट विल बी लॉस्ट। कब? अगर वो ओशन को क्रॉस करके दूसरे देश में जाता है। यही हमारी मान्यताएं थी। तो हम लोग खुद ही ये सब लेके बैठे हुए थे। उसके बाद जब कुछ इसमें गड़बड़ी आई तो खुद ही गरियाने लगे ब्रिटेन को फिलहाल। तो हमारी ये भी मान्यता थी। तो ब्रिटेन क्या कर रहा था? सोल्जर्स को बाहर भेज रहा था, लोगों को बाहर भेज रहा था काम करने के लिए। तो लोग अपनी जाति खो दे रहे थे, ये भी गुस्सा था सबके अंदर। ठीक है। वर अलाउड एंड पीपल या सोल्जर्स वर बीइंग सेंट to other countries, crossing the ocean to other countries, crossing the ocean, which was considered, which was considered as losing one's caste। मतलब
कोई ऐसा करेगा तो अपनी जाति खो देगा। तो ये सारी चीजें हो रही थी। तो लोगों ने इसे इंटरफेरेंस समझा, साफ साफ इंटरफेरेंस समझा। ठीक है। दीज एक्टिविटीज वर टेकन एज interference by Indians. These activities were taken as interference in the religion by Indians. Interference in the religion by Indians. ठीक है। So when the rumor spread, तो जब अफवाह फैली, people easily believed it. लोगों ने बहुत आसानी से इस पे भरोसा कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे रीजन इकट्ठा हो गए थे भरोसा करने के लिए। एक वजह नहीं, कई सारी वजहें थी। जैसे मान लो आप घर के सबसे बदमाश लड़के हो, अपने भाई बहनों में, या इस क्लास के सबसे बदमाश बच्चे हो, तो अगर आप कुछ करोगे तब भी आपका नाम आएगा, और कुछ नहीं करोगे तब भी आपका नाम आएगा। कुछ भी होगा तो शक किस पे जाएगा? अरे वही है, वही करता है क्लास में बदमाश, वही किया होगा। तो लोगों के पास ऑलरेडी इतनी वजहें हो चुकी थी कि धर्म में हस्तक्षेप हो रहा है। और जब ये अफवाह फैली कि अ, उसमें आटे में गाय के हड्डी का चूरा मिलाया जा रहा है, पाउडर मिलाया जा रहा है, या काऊ और पिग फैट का इस्तेमाल किया जा रहा है एनफील्ड राइफल्स में, तो फिर तो लोगों ने बड़ी आसानी से इसको बिलीव कर लिया। और हमारे इंडियंस का नेचर है रूमर्स में बिलीव करने वाला। हम भारतीय बहुत जल्दी अफवाह में मानते हैं, बहुत जल्दी। कोई अफवाह पहले देखिए। और सबसे घातक चीज मैं बताता हूँ, सबसे घातक चीज पता है क्या है? सबसे खतरनाक चीज है, अगर वो रूमर रिलीजन से रिलेटेड है तो उसे कोई नहीं रोक सकता फैलने से। आग की तरह फैलती है। आप चिल्लाते रह जाओगे, नहीं है, गलत है, गलत है, आप लॉजिक दोगे, आप तर्क दोगे, आप साइंटिफिक बातें करोगे, कोई नहीं सुनेगा। ठीक है। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम आज नहीं पढ़ेंगे, आज तो टाइम हो गया, अगली क्लास में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि कम्युनिकेट कैसे करते थे लीडर्स आपस में, मतलब जो अ, सैनिक थे वो आपस में कैसे कम्युनिकेशन को कैसे बैठा रहे थे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन करना होता है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाकर अपना मन से, हाँ चलो हम माराते हैं, चलो तुम मारा हो, ये ऐसे थोड़ी हो रहा था। कम्युनिकेशन था अच्छा खासा, प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे कैसे करना है, इस रिवोल्ट जो हमने किया है इसको आगे कैसे बढ़ाना है। और साथ ही साथ लीडर्स का क्या रोल था। लखनऊ में बेगम हजरत महल, वाजिद अली शाह, ब्रिजेश कादिर, कानपुर में नाना साहेब, आरा बिहार में कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, मौलवी अहमदुल्ला जिन्हें डंका शाह कहा जाता था, खान बहादुर, है ना। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि इन्होंने कैसे लीडर्स और कैसे रिवोल्ट चलाया। ये दो चीजें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद ज्यादा बचेगा नहीं चैप्टर में। फिर उसके बाद यही है कि रिप्रेशन बहुत तगड़े तरीके से किया गया, है ना। ब्रिटेन ने बहुत तगड़े तरीके से दबाया। और फिर हम जानेंगे उसके बाद की रिवोल्ट की कमियां क्या क्या थी, ड्रॉबैक्स क्या क्या थे, और इसका कंट्रीब्यूशन क्या क्या था। ये सारी बातें पढ़ेंगे आगे। ठीक है, समझ में आया? चलो बढ़िया।